Welcome everyone to the training program. This is more than pleasure to welcome you. I am Dr. Nirja Bharadwal. I am working in Government College of Bhopal. Now let's begin the session. Here we go. This is my PPT. Okay. First I want to show you. अभी आप लोग हिस्ट्री का भी एक लेक्चर सुनेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि आप ये जो मैप देख रहे हैं, और जहां मैप होता है वहां ज्योग्राफी होती है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि हमारा जो मध्य प्रदेश का भी जो मैप है वो शुरू से ऐसा नहीं था, इसलिए मैं आपको थोड़ा जियो हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में मध्य प्रदेश के बताना चाहती हूँ। फर्स्ट मैप देखिए 1930 का। मध्य प्रदेश अर्लियर नोन एज सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा है, ये हिस्सा था मध्य प्रदेश। सेंट्रल प्रोविंस इज लोकेटेड ज्योग्राफिकली हार्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो हार्ट ऑफ इंडिया कहलाता है। इट इज ट्रांजिट बिटवीन गैंजेटिक प्लेन इन द नॉर्थ में गैंजेटिक प्लेन है, और साउथ में एंड ड्राई डेक्कन टू द साउथ। इन ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलोनियल पीरियड का टाइम की बात है, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के 1930 में, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे उस समय का ये मैप है। इन ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड छत्तीसगढ़, बघेलखंड, विंध्य प्रदेश, बैरार, ये देखिए नीचे का आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें देखिए आप ABC करके मैंने इसको इंडिकेट किया है। बघेलखंड, विंध्य प्रदेश, बैरार ऑल टुगेदर यूज्ड टू बी कॉल्ड एज MP। इसको MP कहा जाता था। ये वाला जो आप देख रहे हैं महाकौशल के नीचे आप ये देखिए मध्य भारत, विंध्य भारत और भोपाल, ABC, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा ये MP कहलाता था। दिस वॉज ए पार्ट A। यू कैन सी दिस पार्ट A हियर। ये आप देखिए ब्राउन कलर से जो दिखाई दे रहा है ये पार्ट A, दिस इज पार्ट A। As primarily states of Vindhyan Pradesh were known as Part B. You can see Part B. Index पे देखिए आपको Part B भी दिखाई देगा इसमें। और नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं प्रदेश were known as Part B. भोपाल स्टेट called Part C. Part C में भोपाल देखिए रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज भोपाल। भोपाल स्टेट कॉल्ड पार्ट सी। द कैपिटल ऑफ MP वाज नागपुर। उस समय 1954 तक हमारी कैपिटल जो थी वो नागपुर थी मध्य प्रदेश के। व्हेन द मर्जर मूवमेंट, आप लोग जानते हैं कि मर्जर मूवमेंट हुआ था, हमारे यहाँ सारे स्टेट्स को फ्री छोड़ा गया था कि आप लोग जिसमें मर्ज होना चाहते हैं। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद शुरू हुआ था, ये 2 साल तक मर्जर मूवमेंट चला। व्हेन द मर्जर मूवमेंट द प्रिंसली स्टेट्स मर्ज इनटू इंडियन यूनियन, बट नवाब ऑफ भोपाल वाज नॉट एग्रीड टू मर्ज भोपाल विथ MP। भोपाल के जो नवाब थे वो तैयार नहीं थे वो इसमें शामिल होने को मध्य प्रदेश में। आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू and Dr. Shankar Dayal Sharma, Nawab got agreed to merge Bhopal state with MP on certain condition। मर्ज तो किया उन्होंने, लेकिन उनकी अपनी कुछ कंडीशंस थी। उन कंडीशन के आधार पे उन्होंने MP को मर्ज करने की बात की, और ये 1949 में हुआ। मर्जर डॉक्यूमेंट्स वाज साइंड बाय नवाब ऑन 30th April 1949। नवाब वाज अवॉर्डेड ऑफ 11 लाख रुपीज एनुअली एज प्रीवी पर्स। 11 लाख रुपए हर साल गवर्नमेंट को उनको प्रीवी पर्स के तौर पे देना होगा। दूसरी उनकी कंडीशन थी, आफ्टर द मीटिंग इन इकबाल ग्राउंड इज इन भोपाल, ये भोपाल में है, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन कलर्ड फ्लैग ऑफ नवाब वाज रिमूव्ड। जब एक मीटिंग खत्म हुई उसके बाद उसको हटाया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम द फ्लैग ऑफ इंडियन यूनियन वाज होस्टेड इन लाल कोठी, ये भी भोपाल में है, राजभवन एंड बेनजीर ग्राउंड आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ नवाब रूलिंग जो चली है 225 साल तक चली है यहाँ पे भोपाल में, ईयर्स ऑफ फ्रॉम 1724 टू 1947, और वो एबॉलिश हुआ। सम कंडीशंस वेर पुट टू फोर्थ बाय नवाब। बिल्डिंग एंड रोड्स, जो रोड्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्ड बाय नेम ऑफ नवाब शुड नॉट बी चेंज, इनको आप नहीं बदलेंगे, ये इनकी कंडीशन थी। Those who were worked in Nawab dynasty, they should be known as government servant। जो नवाब के समय में काम करते थे उनको गवर्नमेंट सर्वेंट की हैसियत से जाना जाए। When merger movement was its peak, all freedom fighters were involved to decide the city of Madhya Pradesh for the capital। अब आप ये जानते हैं हिस्ट्री में, अभी आप
आप लोग हिस्ट्री का जब सुनेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा कि जिस समय ये हो रहा था उस समय हमारे अलग अलग एरिया के, जैसे इंदौर का एरिया है, जबलपुर एरिया है, छिंदवाड़ा का एरिया, अलग अलग एरिया मध्य प्रदेश के जो थे उसमें लोग फ्रीडम फाइटर्स लगे हुए थे। मतलब ये हमारा रीजन वाइज था। अभी मध्य प्रदेश आप एक मान के चलिए कॉन्सेप्ट की रीजन वाइज ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे लोग, मतलब ये अंग्रेजों के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। तो उनका कहना ये था कि सिटी हमारे, जैसे इंदौर सिटी के लिए बहुत एम्फेसिस दिया गया, जबलपुर को कैपिटल सिटी बनाने के लिए एम्फेसिस दिया गया, नवाब जो थे तो वो भोपाल को कैपिटल सिटी बनाना चाहते थे। आफ्टर लॉन्ग मीटिंग विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, भोपाल बिकेम द न्यू कैपिटल ऑफ एमपी। बहुत लंबे समय तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में जब साहब के साथ में जब बातचीत हुई तब ये कहा गया कि चलिए ठीक है, हम भोपाल को कैपिटल सिटी बनाने के लिए तैयार हैं। इन 1956, अब ये देखिए ये हुआ 1956 का ये मैप हो गया। In 1956, as general organization of state, मध्य प्रदेश, विंध्यन एंड भोपाल were merged to MP। ये सारे जितने थे जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया ना, ये मध्य प्रदेश में मर्ज हो गए। Some district, that is जैसे अकोला, बुल्ढाना, बॉम्बे, उस समय बॉम्बे था ये, यवतमाल, अमरावती, नागपुर, वर्धा, भांडे ट्रांसफर टू महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र को दे दिए। और आप ये जानते हैं कि ये जितने भी मैं नाम ले रही हूँ ये सारे महाराष्ट्र के लोग थे, वहाँ पे महाराष्ट्रियंस थे, स्पोकन लोग थे, तो इसलिए उसको महाराष्ट्र में कर दिया गया और बाकी जो था वो मध्य प्रदेश में आ गया। अकॉर्डिंग टू फैजल कमीशन रिकमेंडेशन, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड एज हिंदी स्पोकन स्टेट। मध्य प्रदेश को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये हिंदी स्पोकन स्टेट है। इन 1956 टोटल एरिया ऑफ एमपी वाज 4,43,466 स्क्वायर किलोमीटर। 1956 में ये जो आप मैप देख रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश का एरिया ये था। द स्टेट हैड 43 डिस्ट्रिक्ट थे 1956 में। सब्सिक्वेंटली 2 लार्ज डिस्ट्रिक्ट वेयर बाइफर्केटेड इन द ईयर 1972। ये 1972 का मैप है। अब इसमें ये देख रहे हैं आप कि यहाँ देखिए दुर्ग बहुत बड़ा, ये मैं आपको कर्सर से दिखा रही हूँ, ये दुर्ग दिख रहा है आपको, ये दुर्ग से राजनांदगांव अलग हुआ, सीहोर से रायसेन अलग, सीहोर से भोपाल अलग हुआ, है ना। Bhopal was carved from Sihor and Rajnandgaon from Durg. The total number of district being 45. इस समय 45 डिस्ट्रिक्ट हो गए, जैसा कि अभी 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने तो 45 हो गए 1972 में। The total number of district 45. On the basis of administrative reform in 1998, 16 more districts were carved out of ये 1998 का मैप देखिए। 16 more district were carved out from larger district। बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया और इस तरीके से 61 डिस्ट्रिक्ट हो गए 1998 में। एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 61 इस समय हो गए थे। द नवंबर 2000, अब देखिए फिर इसका मैप चेंज हुआ। नवंबर 2000 precisely at 12 AM of 30th October, यदि हम precisely बोलें तो 2000 रात को मिडनाइट में छत्तीसगढ़ राज्य बना। सन 2000 का ये मैप आप देख रहे हैं, इसमें देखिए। एज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश Reorganization Act, the southeastern portion of the state was split to form the new state Chhattisgarh, comprising 60 districts। 16 डिस्ट्रिक्ट लेके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। Now the area of MP is 30,82,252 स्क्वायर किलोमीटर। अब मध्य प्रदेश का जो है वो एरिया छोटा हो गया क्योंकि मध्य प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट चले गए छत्तीसगढ़ में। It covers 9.38% of the area of India। ये इंडिया का 9.38% घेरे हुए लिए हुए है मध्य प्रदेश। और सेकंड लार्जेस्ट, पहले ये फर्स्ट लार्जेस्ट था, अब सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। मैंने आपको ये हिस्टोरिक बैकग्राउंड इसलिए बताया कि मैप में जो चेंजेस आए, जहाँ मैप होता है वहाँ ज्योग्राफी होती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, बिना मैप का ज्योग्राफी नहीं है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है जो अब ये इस फॉर्म में है, ये कैसे आया, इसलिए मुझे आपको थोड़ा इसका जियो हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ा। अब हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ एमपी। यदि हम एमपी का विस्तार देखें, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देखें, तो वो है 21 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ टू 26 डिग्री 55 मिनट्स नॉर्थ, 74 डिग्री 02 मिनट
ईस्ट टू 82 डिग्री 49 मिनट्स ईस्ट। ये हमारा जोग्राफिकल एक्सटेंशन है मध्य प्रदेश का। प्रेजेंटली स्टेट हैज 52 डिस्ट्रिक्ट। द स्टेट इज लैंड लॉक्ड सराउंडेड बाय, हमारा जो स्टेट है इसको आप देखेंगे लैंड लॉक्ड, सब तरफ से ये स्थलीय भाग से घिरा हुआ है, कहीं कोई समुद्री भाग इसमें हमें दिखाई नहीं देता है। लैंड लॉक्ड कहलाता है ये एरिया जोग्राफी की भाषा में, लैंड लॉक्ड एरिया। Surrounded by UP, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Chhattisgarh. Being centrally located, state is referred as the heart of India. हमारा मध्य प्रदेश जो है वो भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसको इंडिया की हृदय स्थली कहा जाता है। अब आप इसको देखिए, ये फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मध्य प्रदेश का जो डिवीजन है, मध्य प्रदेश में आपको माउंटेन भी दिखाई देंगे, मध्य प्रदेश में आपको प्लेटो भी मिलेंगे, मध्य प्रदेश में आपको प्लेन्स भी मिलेंगे, मेंडरिंग रिवर्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब डाइवर्सिफाइड आपको लैंडस्केप देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया का मतलब है, यदि हम मोटे तौर पर देखें तो हम इंडिया को 3 हिस्से में बांट दें। ऊपर का हिस्सा जो हिमालय का है वो माउंटेनियस एरिया है, देन नीचे अगर हम आते हैं साउथ में तो फिर हम उसमें आ जाते हैं आपका प्लेन एरिया में, है ना, विशाल मैदान है, गंगा का मैदान। उसके बाद नीचे और हम आते हैं तो पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है पेनिनसुलर प्लेटो का ही एक पार्ट है विथ जनरल एलिवेशन। इसका जनरल एलिवेशन जो है, अगर इसका देखा जाए, उसकी ऊंचाई सामान्यतः इसकी ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक है। इट हैज डाइवर्स फिजियोग्राफी विथ लार्ज प्लेटो, माउंटेन रेंजेस, meandering rivers, plains and miles of फॉरेस्ट सपोर्टिंग रिच बायोडाइवर्सिटी। हमारे यहाँ फॉरेस्ट काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है और रिच बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। नर्मदा रिवर, ये देखिए बीच में आपको ये नर्मदा रिवर दिखाई दे रही है, ये नर्मदा रिवर डिवाइडेड मध्य प्रदेश इनटू 2 पार्ट्स अप्रोक्सीमेटली, एकदम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी नर्मदा रिवर जो है मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट देती है। टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा वैली लाई द सेंट्रल मध्य भारत प्लेटो। ये देखिए सेंट्रल मध्य भारत, ये वाला हिस्सा मैं आपको बता रही, ये ऊपर वाला हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा आता है सेंट्रल मध्य भारत। विंध्यन स्कार्पलैंड, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है विंध्यन स्कार्पलैंड का हिस्सा है। उसके बाद बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड का हिस्सा, ऐसा कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड। बघेलखंड, फिर हम इस तरफ आ जाते हैं, ये बघेलखंड का हिस्सा है। उसके बाद मालवा, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये मालवा एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक झाबुआ से स्टार्ट होता है। और डॉक्टर प्रमिला कुमार जो है उनका कहना है कि सागर मालवा में आता है। वैसे इसमें है ना कंट्राडिक्शन हमको बहुत देखने को मिलता है, कोई मध्य प्रदेश को सागर को बुंदेलखंड में भी मानते हैं। कल्चर वहाँ का देखा है, चूँकि मैंने सागर यूनिवर्सिटी से MA किया है, तो मेरे को वहाँ का कल्चर में बुंदेलखंड कल्चर ज़्यादा दिखाई देता है। यदि हम कल्चरल देखें तो वो उसमें आता है, लेकिन अगर हम जोग्राफिकली देखें तो उसका जो टेक्स्ट वो है जियोलॉजी और ये सब वो मालवा प्लेटो से मिलती जुलती है। टू द साउथ ऑफ नर्मदा मेकल रेंजेस, ये देखिए ये हमारा, इसके बाद बीच का हिस्सा जो है ये नर्मदा रिवर है, और इसके साउथ वाला जो हिस्सा है ये पूरा मेकल, सतपुड़ा मेकल का रेंजेस का एरिया है, सतपुड़ा मेकल रेंजेस। अब हम सबसे पहले आते हैं सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत प्लेटो। मैं ये इस वाले एरिया की बात कर रही हूँ आपसे, है ना। लाइज टू वेस्ट ऑफ बुंदेलखंड, इसके वेस्ट में देखिए ये वाला जो है बुंदेलखंड के वेस्ट में है, ये आप देख रहे हैं इधर जो बुंदेलखंड का ये वाला, इसके वेस्ट में हमको ये वाला हिस्सा दिखाई देता है, सॉरी। चंबल रिवर, चंबल, काली सिंध एंड Parvati are the main river flowing in this area. This plateau has an average elevation of 450 meter. आप लोग एवरेज का मतलब ये समझिए कि हम जो टोटल होता है उसका हम एवरेज लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम बताते हैं। तो इसका एवरेज जो एलिवेशन है वो 450 है। दिस प्लेटो मेड अप ऑफ विंध्यन रॉक सिस्टम। यदि हम इसकी जियोलॉजी की बात देखें तो ये विंध्यन रॉक सिस्टम से बना हुआ है। एलिवियल सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट्स हमको दिखता है क्योंकि ये चंबल रिवर का एरिया है। इन दिस रीजन दिस पार्ट कवर्स 7% ऑफ द मध्य प्रदेश। ये वाला जो पार्ट है ये मध्य प्रदेश का 7% एरिया को घेरा हुआ है। चंबल रिवर मेड रेवाइंस इन दिस एरिया। ये वाला एरिया आप लोगों को मालूम होना चाहिए बीहड़ का क्षेत्र है। अरे भाई, बीहड़ कहलाता है ये वाला क्षेत्र, हमारा बीहड़ हो गया था। बीहड़ किसको कहते हैं हम? रेवाइंस जिसको कहते हैं ना, डीप नैरो स्ट्रीप साइडेड होता है इसको हम बीहड़ कहते हैं। और ये बीहड़ जो बन रहा है इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी।
जब मैं वेजिटेशन कवर की बात करूंगी तो उस समय मैं आपको बताऊंगी। अब दूसरा आता है बुंदेलखंड प्लेटो। बुंदेलखंड प्लेटो ये आ गया, देखिए ये बुंदेलखंड का एरिया है। बुंदेलखंड प्लेटो इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द एमपी, ये मध्य प्रदेश के नॉर्थ वाले हिस्से में है। इसका कुछ हिस्सा तो हमको इस तरफ दिखाई दे रहा है, टीकमगढ़ के आसपास का हिस्सा, और कुछ हमको हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये बुंदेलखंड का हिस्सा। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ ये तो इसी तरफ है, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़। सम पार्ट ऑफ दतिया, ये पार्ट ऑफ दतिया, ये दतिया दिख रहा है आपको, दतिया, शिवपुरी, बांदा, जालौन, बांदा और सॉरी झांसी, बांदा और झांसी जो है यूपी में है, वो भी बुंदेलखंड का एरिया है। ये इसके अंतर्गत आता है। ललितपुर, ललितपुर मध्य प्रदेश में फिर आ गए हम, ललितपुर इसका बॉर्डर पे है मध्य प्रदेश और झांसी के। द एवरेज हाइट ऑफ ये पूरा एरिया जो है मध्य प्रदेश का 5.4% एरिया को घेरे हुए है बुंदेलखंड एरिया। द एवरेज हाइट ऑफ दिस रीजन इज 350 to 450 मीटर। Some part between Jhansi Sagar is Penny Plain. What is a penny plain? I want to show you plain. Penny plain का मतलब होता है, देखिए एक होता है geometrical plane, हम सीधे लाइन खींच दिए स्केल से, उसको हम कहते हैं geometrical plane। लेकिन जब हम प्लेन की बात करते हैं, स्पेलिंग में भी आपको फर्क मिला दिखेगा। पेनी प्लेन की जब हम बात करते हैं तो ये पेनी प्लेन वाला हिस्सा वो होता है जिसमें बीच बीच में मोनाडोनाक देखने को मिलता है, मतलब बीच में कुछ टीला जैसे होना चाहिए ना, एक वर्ड जो होता है थोड़ा उठा उठा हिस्सा बीच में, मतलब ज्योमेट्रिकल प्लेन हमको नहीं मिलता है ज्योग्राफी में, हमको यहाँ पे पेनी। तो झांसी और सागर के बीच में पेनी प्लेन का हिस्सा देखने को मिलता है। बेतवा, सिंध, केन, धसान आर द मेन रिवर्स फ्लोइंग इन दिस रीजन। ये वाले एरिया में जब हम अभी आगे ड्रेनेज की बात करेंगे तो उसमें आपको दिखाऊंगी मैं कि बेतवा, सिंध, केन, धसान ये इसकी मेन रिवर है। द प्लेटो इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय यमुना। यमुना रिवर जो नॉर्थ में उत्तर प्रदेश में है वो इसकी बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट आता है विंध्यन। अब ये विंध्यन वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला क्षेत्र की बात करें, विंध्यन, विंध्यन स्कारप्लेंट है ना, अलोंग स्टीप स्लोप या क्लिफ की आकृति जो होती है उसको हम स्कारप्लेंट कहते हैं। इट इज सिचुएटेड बिटवीन साउथ ऑफ बुंदेलखंड प्लेटो एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ मालवा प्लेटो। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, इसकी लोकेशन बुंदेलखंड के ईस्ट में है ये, और मालवा का, ये मालवा का एरिया है, ये मालवा के इस तरफ आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इसमें रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सम पार्ट ऑफ सागर डिस्ट्रिक्ट लाई इन दिस रीजन। द एवरेज हाइट ऑफ द रीजन इज सिर्फ 650 to 750 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। हम हमेशा हाइट की बात करते हैं ज्योग्राफी में तो सी लेवल से लेते हैं। टोन्स, केन, सोन आर द मेन रिवर्स फ्लोइंग इन दिस रीजन। नेक्स्ट आता है मालवा प्लेटो। अब मालवा प्लेटो की जब मैं आपसे बात करती हूँ तो वो वाला एरिया यह झाबुआ से शुरू होके और ये पूरा एरिया जो है ये हमारा मालवा एरिया है। मालवा प्लेटो कवर्स द एंटायर वेस्टर्न मध्य प्रदेश। द प्लेटो इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय चंबल एंड इन साउथ बाय द नर्मदा। इसके नॉर्थ में चंबल रिवर है और इसके साउथ में नर्मदा रिवर हमको देखने को मिलती है। द एवरेज एलिवेशन रेंजेस बिटवीन 300 to 500 मीन सी लेवल। शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, पार्ट्स ऑफ सीहोर, झाबुआ, सागर अकॉर्डिंग टू प्रमिला कुमार, जैसा मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट लाई इन दिस रीजन। भोपाल लाइज एट द ईस्टर्न एज ऑफ द मालवा रीजन। शिप्रा, पार्वती, कालीसिंध, गंभीर, चंबल रिवर्स इसमें बहती हैं, मालवा रीजन में हमको देखने को मिलती है। ये जो प्लेटो है मेड अप बाय लावा, सो इट इज फर्टाइल एरिया ऑफ एमपी। ये मध्य प्रदेश का सबसे फर्टाइल एरिया, मतलब नर्मदा का तो है ही एरिया, लेकिन ये मालवा रीजन जो है ये वाला भी फर्टाइल है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और मिलेगी कि आप यहाँ से जैसे भोपाल से इंदौर जाते हैं तो आपको है ना हल्का सा यहाँ पे स्लोप दिखाई देता है, जो हम जाते हैं लेफ्ट में, मतलब ये वाला जो प्लेटो है इसमें जेंटल स्लोप है, एकदम ऐसा नहीं है जैसा कि तिब्बत वगैरह का है उस तरीके से नहीं। ब्लैक कॉटन सॉइल इन दिस एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट। weathering. What is a weathering? Weathering is two types of weathering. One is chemical weathering and second is physical weathering. मतलब कोई चीज अगर पड़ी रहती है, जैसे रॉक पड़ा हुआ बहुत दिनों से रखा हुआ है उस जगह पे, फॉर एग्जांपल राजस्थान का अगर हम एरिया लेते हैं, उस एरिया में यदि कोई रॉक है, दिन के टाइम पे उसमें सूर्य की रोशनी पड़ रही है क्योंकि नेकेड होता है, उसके ऊपर कोई वेजिटेशन कवर नहीं है, और रात के टाइम पे वहाँ पे ठंड बहुत अधिक होती है, तो ऐसे जगह पे वेदरिंग होती है ना, इसको हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। और दूसरी वेदरिंग होती है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग हम उसको कहते हैं जब कोई केमिकल सॉल्यूशन उस एरिया में पहुंचता है और उसी जगह, मतलब ये प्रोसेस जो होती है स्टैटिक होती है,
वेदरिंग प्रोसेस। तो ये बेसाल्ट जो ये वाला एरिया मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा हमारा लावा से बना हुआ है। लावा मतलब कभी ना कभी यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, और उससे जो लावा निकला उसमें जो बेसाल्ट की रॉक्स निकली, उस रॉक के एरिया से ये बना हुआ, और उसके वेदरिंग से यहाँ की जो सॉइल बनी है, तो इसलिए ये सॉइल जो है बहुत फर्टाइल है, रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट। नेक्स्ट आता है नर्मदा रिवर। अब ये देखिए बीच का जो एरिया है, ये नर्मदा सोन का रिवर, नर्मदा रिवर। दिस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ एमपी। ये मध्य प्रदेश का सबसे लोएस्ट पार्ट है। लोएस्ट मतलब हाइट के हिसाब से। एवरेज हाइट ऑफ दिस रीजन इज 300 मीन सी लेवल। इसकी एवरेज हाइट 300 है, और एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट लाई इन दिस रीजन। नर्मदा वैली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नर्मदा, आप लोग जानते होंगे कि नर्मदा इज अ रिफ्ट वैली, इट्स वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक। यहाँ अर्थक्वेक आने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे, आगे भी बनेंगे और अभी भी हैं यहाँ आने के, क्योंकि रिफ्ट वैली है। Narmada Valley is very important for agriculture activity. Narmada River forms a number of waterfalls on its way to flow. शुरू से लेके जहाँ से स्टार्ट होती है अमरकंटक से लेके और ये खंभात की खाड़ी के बीच में कई सारे वाटरफॉल्स बनाती हुई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा सतपुड़ा रीजन। ये सतपुड़ा मेकल रीजन, ये वाला सतपुड़ा मेकल रेंजेस लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ नर्मदा सोन वैली। इसके दक्षिण पूर्व में है नर्मदा सोन वैली के। एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंजेस इज 300 मीटर। एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे आप सुना होगा आपने धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की, तो एवरेज हाइट इसकी 300 मीटर। बट देर आर सेवरल हाई पीक्स। द हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट धूपगढ़ that rises to 1300 meter lies in this range. The eastern part of the Satpura are wider than the western part, which stretches in the form of semicircle and is known as Mekal Ranges. ये देखिए सेमी सर्कल बनाता है ये मेकल रेंजेस, ये वाला एरिया, इसकी बात कर रहे हैं अपन। मेकल सेमी सर्कल। द मेकल रेंजेस इंक्लूड द अमरकंटक प्लेटो एंड विच इज ओरिजिन ऑफ नर्मदा, यहीं से निकलती, नर्मदा सोन दोनों निकलती हैं, सोन रिवर्स। द अदर रिवर्स इन इज दिस एरिया आर जोहिला, मरछवा, देनवा, छोटी तवा, विच ज्वाइंस नर्मदा के चल के नर्मदा को ज्वाइन कर लेती है। अब नेक्स्ट आता है द ईस्टर्न प्लेटो ऑफ बघेलखंड। ये वाला जो प्लेटो है हमारा, बहुत कम हिस्सा हमारे पास रह गया है, ये वाला हिस्सा, ये बघेलखंड का एरिया है। Region comprises of Baghelkhand Plateau lying between Mekal Ranges and Chhattisgarh Plain area with an elevation of 1033 meter above mean sea level. The main district of the state falling in this region is Sindhi district. ये देखिए सीधी, ये सीधी। Some part of this area is in MP and rest of the part is now in छत्तीसगढ़। मैंने आपको बताया ना कि छत्तीसगढ़ जो है वो 16 डिस्ट्रिक्ट लेके हमारा और एक अलग वो बन गया, राज्य बन गया। तो वो ये वाला हिस्सा जो है इस तरफ का वो छत्तीसगढ़ में चला गया। अब नेक्स्ट के अपन देखते हैं वो है रिवर बेसिन, ड्रेनेज जिसको कहते हैं। नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, रिवर बेसिन तैयार करती हैं, तो वो इसके बारे में आप इस मैप में देखिएगा। ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड्स ऑन, ड्रेनेज सिस्टम मतलब किसी भी क्षेत्र का जो अफवाह तंत्र है वो किस बात पे निर्भर करता है। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड, उस लैंड जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। दूसरा है वाटर क्वांटिटी ऑफ रिवर, जो उसमें रिवर फ्लो कर रही है उसमें पानी का वाटर क्वांटिटी कितनी है। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर, वन इज पेरेनियल रिवर, सेकंड इज सीजनल रिवर, है ना। पेरेनियल रिवर का मतलब है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, और सीजनल का मतलब जिसमें सीजन विशेष में पानी रहता है और उसके बाद वो सूखने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी आपने देखा होगा कि नर्मदा को शिप्रा से जोड़ दिया है, तब शिप्रा में पानी रहता है। अदरवाइज शिप्रा रिवर को मैंने देखा था कि गर्मियों में उज्जैन में के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे ये बहुत सक्रिय से हो जाती थी, पानी इनका सूखने लगता था। तो इसलिए हम कोशिश ये की जा रही है कि रिवर्स को आपस में कनेक्ट किया जाए। तो इस पे डिपेंड करता है फ्लो ऑफ रिवर, रिवर का फ्लो कैसा है, इस सब चीज़ों पे ड्रेनेज सिस्टम किसी भी रीजन का डिपेंड करता है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर आर, क्योंकि हमारा इरिगेशन की फैसिलिटी, हमारी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, कई जगह पे तो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स ही ये है, सरफेस वाटर कहलाता है ये, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिवर का। मध्य प्रदेश है 7 रिवर बेसिन, ये जो आप देख रहे हैं कि चंबल रिवर दिखाई दे रही है आपको, ये उसके बाद आपको यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती, है ना, माही,
और ये लोअर गंगा यमुना, गंगा और यमुना का जो मैंने लिखा है इसमें जो यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं ये जाके आगे यमुना में मिल जाती हैं या गंगा में मिल जाती हैं। तो ये वाला बेसिन जो है ये यमुना बेसिन या लोअर गंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। गोदावरी, सॉरी गोदावरी हमारे यहाँ नहीं है, गोदावरी जो है महाराष्ट्र में है, लेकिन उसकी जो दो नदियां हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में है, एक वर्धा और वैनगंगा। चलिए इसको अपन आगे डिटेल में और देखते हैं। The central part of the state forms the Narmada Basin. Narmada Basin का जो बीच ये दिख रहा है आपको बीच में नर्मदा, ये वाला और ये वाला कलर, ये नर्मदा बेसिन का है। To the north of this are three river basin contributing to mighty river Ganga, and to the south are minor parts of Tapti and Godavari. ऊपर का जो हिस्सा है वो गंगा और यमुना में जाके नदियां मिल जाती हैं। The rivers of the northern and eastern part of the state flow towards north and east and discharge their water into the यमुना और गंगा। ये जितनी भी उत्तर की नदियां हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर की जितनी भी रिवर्स हैं, ये सारी रिवर्स ये यहाँ से चलती हैं और जाके उत्तर में या तो गंगा से मिल जाती हैं या यमुना से यहाँ पे मिल जाती हैं। तो यहाँ से स्टार्ट यहाँ से होती है मध्य प्रदेश से, लेकिन वहां जाके वो गंगा से या यमुना से मिल जाती है। नर्मदा, ताप्ती एंड माही फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी, और ये जाके अरेबियन सी में गिरती है। नर्मदा, ताप्ती एंड माही, इसका डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट है। द रिवर्स ऑफ द गोदावरी बेसिन नेमली वैनगंगा एंड वर्धा, ये मैंने जैसा आपको बताया कि गोदावरी यहाँ लिखा हुआ जरूर है लेकिन गोदावरी का बेसिन कहलाता है, लेकिन गोदावरी यहाँ पे नहीं है। गोदावरी का ओरिजिन महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन उसकी दो नदियां हमारे यहाँ से उसका ओरिजिन होता है, एक का सिवनी से और एक का बैतूल से, तो वो जाके आगे चल के गोदावरी से मिल जाती है। अब सबसे पहला हम लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नर्मदा बेसिन। नर्मदा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द स्टेट। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। नर्मदा इज द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट। एक बार मुझसे किसी कैंडिडेट ने पूछा था, आप एक अकेडमी में कोई आया तो उसने मुझसे कहा था कि मैडम आप इसको लाइफ लाइन कह रही है लेकिन चंबल को लाइफ लाइन कहते हैं, और वो चंबल एरिया को बिलोंग करते होंगे तो उन्होंने कहा होगा। तो वो इसलिए चंबल एरिया को कह रहे हैं, चंबल को कह रहे हैं क्योंकि चंबल एरिया जो है यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी बहुत है, तो चंबल रिवर जो है वो उनके लिए लाइफ लाइन है। और बाकी वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन जो है वो नर्मदा रिवर है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज द 5th लार्जेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री। नर्मदा इज द लार्जेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश, ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक इन द मेकल हिल्स। ये यहाँ से निकलती हैं, ये इस वाला एरिया जो है यहाँ से ये निकलती है और यहाँ से निकल के फिर ये अच्छा, इनका ओरिजिन नर्मदा का और सोन का दोनों का एक ही है। अमरकंटक इन द मेकल हिल्स। द टोटल लेंथ ऑफ नर्मदा फ्रॉम अमरकंटक टू कच्छ इन द अरेबियन सी इज 1312 किलोमीटर। द रिवर ट्रांसवर्स नियरली 11,000 किलोमीटर थ्रू एमपी। मैंने आपको बताया है कि इसका टोटल जो एरिया है बहती है वो है मतलब फ्रॉम अमरकंटक टू कच्छ अरेबियन सी में जाके मिलती है, तो 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका जो वो है ट्रेवर्स करती है वो 1100 किलोमीटर है। एंड पासिंग थ्रू 19 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, मध्य प्रदेश के 19 डिस्ट्रिक्ट को ये क्रॉस करती हुए उससे होती हुई पहुंचती है गुजरात में। सेवरल मेजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट लाइक जबलपुर, होशंगाबाद, बड़वा, महेश्वर, ओमकारेश्वर लाई ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। हिरन, शेर, शक्कर, दुधी, तवा, बारना, कोलार, सुक्ता, बेदा, मैन, जोबट आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज दैट डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू द नर्मदा। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। सेकंड आता है चंबल। सेकंड इंपॉर्टेंट जो रिवर है हमारे मध्य प्रदेश की वो है चंबल रिवर, ये है दिख रहा है चंबल बेसिन। चंबल इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर नर्मदा, और ये जो ओरिजिन होता है इसका ये मऊ के पास, जो इंदौर के पास मऊ एक जगह है वहाँ का जानापाव हिल्स से ये इसका ओरिजिन होता है। इट फ्लोज थ्रू धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर एंड नीमच। आप ये देखिए ये रिवर जो है चंबल रिवर, इसका ओरिजिन तो यहाँ से होता है मध्य प्रदेश से, यहाँ धार से हुआ और उसके बाद ये इस वाले एरिया से होती हुई और ये यहाँ से नीमच से होती हुई राजस्थान चली जाती है। From Neemuch, the river enters Rajasthan. After passing through Rajasthan, it once again approaches MP. वहाँ से होने के बाद ये फिर MP में प्रवेश करती है, और ये जो आप देख रहे हैं मुरैना और ये वाला हिस्सा मतलब MP की बॉर्डर से ये यहाँ से होती हुई जाती है और जाके ये यमुना रिवर में मिल जाती है। फ्रॉम द नदर्न बाउंड्री ऑफ द स्टेट, मध्य प्रदेश के नदर्न बाउंड्री जो है ये बनाती हुई और आगे जाके ये
उसमें मिल जाती हैं। चंबल कवर्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्योपुर मुरैना एंड भिंड में, नॉर्थ में ये तीन डिस्ट्रिक्ट को कवर करती हुई जाके मिल जाती। चंबल फ्लोज इन दैट एरियाज वेयर वाटर स्कैसिटी फाउंड, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर और वी कैन से लाइफलाइन ऑफ दैट एरिया। Finally, the river enters Etawah and joins the Yamuna. Yamuna में जाके मिल जाती है. Its main tributaries are Kali Sindh, Kuno and Shipra. The Chambal Basin has an area of about 66,000. इसका catchment area जो है 66,000 स्क्वायर किलोमीटर है. अब नेक्स्ट आता है बेतवा. बेतवा हमारे देखिए यहाँ दिख रहा है, ये बेतवा है. बेतवा Basin. Betwa originates in the Raisen district. रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ये रायसेन, भोपाल, विदिशा होते हुए फिर ये टीकमगढ़ और फिर ये आगे जाके ये देखिए भोपाल, रायसेन, विदिशा एंड टीकमगढ़. द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा आर कालीसोत, हलाली, बान. टोटल कैचमेंट एरिया है बेतवा का 8,291 स्क्वायर किलोमीटर. नेक्स्ट आता है केन रिवर. ये देखिए ये केन रिवर. Ken River originates from Kaimur Hills in Satna and joins Yamuna in UP. और यमुना में वहाँ जाके यूपी में ये मिल जाती हैं. The total catchment area है इसका 24,785 स्क्वायर किलोमीटर. इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है पोरवा, सरना, मीर हुसैन एंड सेमरी. ये इसकी है. नेक्स्ट है शिप्रा. It originates from काकरी हिल्स इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट से शिप्रा निकलती हैं. It flows from उज्जैन and देवास and join चंबल in north. ये जाके चंबल और फिर नॉर्थ में जाके ये उनसे यमुना से मिल जाती है. नेक्स्ट आता है देखिए गंगा बेसिन की बात करते हैं अपन. गंगा बेसिन का मतलब है ये वाली. यहाँ पे कौन कौन से रिवर हैं, है ना. इसमें सबसे पहला आता है टोन्स रिवर. ये देखिए ये टोन्स है. ओरिजिनेट फ्रॉम कैमूर हिल्स ऑफ सतना डिस्ट्रिक्ट. सतना डिस्ट्रिक्ट में ये से इसका ओरिजिन होता है टोन्स का. एंड रीवा डिस्ट्रिक्ट अल्टीमेटली ज्वाइंस गंगा नियर इलाहाबाद, जिसको भी हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ जाके ये गंगा जी से मिल जाती हैं. टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर 320 किलोमीटर की. टोटल लेंथ मतलब मध्य प्रदेश और अगर हम उत्तर प्रदेश के लिए तो 320 है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश में देखें तो 238 किलोमीटर इन एमपी विथ ए कैचमेंट एरिया ऑफ 1,1974 स्क्वायर किलोमीटर. मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी सिमर बराहा, सोनकर, इथिमा एक्सेट. नेक्स्ट आता है सोन. सोन रिवर, जैसे मैंने आपको बताया सोन और नर्मदा का ओरिजिन सेम है. ये सोन रिवर है. सोन और दोनों ही अमरकंटक से निकलती हैं, हिल्स एंड शहडोल डिस्ट्रिक्ट एंड फ्लोइंग थ्रू उमरिया एंड सिटी डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंस गंगा एट सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. यूपी में सोनभद्रा में जाके ये गंगा में मिल जाती है. द टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर इज इन एमपी इज 500 स्क्वायर किलोमीटर विद कैचमेंट एरिया 47,849 स्क्वायर किलोमीटर. द मेन ट्रिब्यूटरीज कंवल, कनाग, जोहिला, निपुन, गोपद, बनास, कोयल, कन्हार आदि. दिस रिवर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड अनप्रिडिक्टेबल. ये इसका सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक्स है सोन रिवर का कि ये अनप्रिडिक्टेबल है. पता नहीं कब इसमें बाढ़ आ जाए और कब ये डिस्ट्रक्शन कर दे ज़्यादा से ज़्यादा. ये चीज़ हमको इसमें देखने को मिलती है. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गोदावरी. Godavari does not passes through MP, but Wainganga is main tributary of Godavari. Wainganga के कारण हम इसको लेते हैं क्योंकि which originates in Sivni district. Wainganga इस सिवनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है. ये सिवनी से निकलती है district and flowing 272 km in MP and forms common boundary between Maharashtra and Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कॉमन बाउंड्री में फ्लो करती हुई जाके ये गोदावरी से मिल जाती है. मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी पेंच, बाग, वर्धा रिवर भी है इस गोदावरी बेसिन में मिलती हैं जाके. और वर्धा जो निकलती हैं रिवर वो बैतूल से निकलती हैं कवरिंग एंड डिस्टेंस ऑफ 58 किलोमीटर इन एमपी और फिर आगे जाके ये वैनगंगा में मिल जाती हैं और गोदावरी बेसिन में हो जाती है. नेक्स्ट आता है ताप्ती. ताप्ती रिवर बेसिन जो है वो देखिए आप, ये
ये है ताप्ती रिवर बेसिन। ताप्ती वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड विच मीन्स ताप, ताप मतलब गर्म। रिवर ताप्ती ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई ऑफ बैतूल, बैतूल के मुल्ताई जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है वहां से इसका ओरिजिन होता है। एंड ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है और नर्मदा और उनके साथ चल के, ये नर्मदा के पैरेलल चल के अरेबियन सी में गिरती हैं। द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर मोना, पूर्णा, कोनार, काना। नेक्स्ट आता है माही रिवर बेसिन। ये सबसे स्मॉलेस्ट रिवर बेसिन है मध्य प्रदेश का। इट इज द स्मॉलेस्ट रिवर बेसिन विथ ए कैचमेंट एरिया ऑफ 6700 स्क्वायर किलोमीटर इन एमपी। द टोटल लेंथ ऑफ रिवर is 583 किलोमीटर, ऑफ विच 183 किलोमीटर इज इन एमपी। इसमें से 183 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में, टोटल इनका 583 किलोमीटर है। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द धार डिस्ट्रिक्ट। इसका ओरिजिन जो होता है वो धार डिस्ट्रिक्ट से है, मालवा में जो धार, मैंने भी शायद आपको बताया था, डाच डिस्ट्रिक्ट, एंड फॉल्स इन खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। रतलाम इसका सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इसके किनारे पे है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, उसकी क्लाइमेट के बारे में। ये देखिए, मध्य प्रदेश एंजॉय सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ 3 डिस्टिंक्ट सीजन। मध्य प्रदेश में आप देखिए 3 डिस्टिंक्ट सीजन हमको, गर्मी, ठंड और बारिश, तीनों डिस्टिंक्ट सीजन हमको दिखाई देते हैं। जबकि अगर आप नॉर्थ में जाके देखें तो वहाँ समर का पता नहीं है, साउथ में देखें तो आप वहाँ पे विंटर का पता नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में 3 डिस्टिंक्ट सीजन आपको दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम विंटर को बोलें तो विंटर फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, फॉलोड बाय समर सीजन फ्रॉम मार्च टू मई, एंड रेनी सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर हमको देखने को मिलता है ना। ये वाला 3 सीजन हमको, 3 खास डिस्टिंक्ट सीजन हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश गेट्स मोर वाटर ड्यू टू इट्स लोकेशन बिकॉज इट गेट्स रेन्स फ्रॉम अरेबियन सी एज वेल एज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। आप जानते हैं कि भारत के साउथ में जब आता है मानसून, ये मानसून आके जब उससे टकराता है भारत के साउथ में, तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक अरेबियन सी से एंटर करता है, एक बे ऑफ बंगाल से। तो मध्य प्रदेश इतना लकी है कि मध्य प्रदेश को दोनों से ही बारिश मिलती है। मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको बे ऑफ बंगाल से भी मिलती है और बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ से मिलती है, और अरेबियन सी से भी हमको देखने को मिलती है। इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी कैन सीन इन एमपीज क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब होता है कि यदि कोई क्षेत्र चारों ओर से लैंड पार्ट से घिरा हुआ है तो वहाँ पे हमको महाद्वीपता क्षेत्र कहलाता है वो, मतलब उसमें हमको कंट्रास्ट, सीजन के कंट्रास्ट देखने को भी मिलते हैं। During winter, the mean temperature is around 10 degrees Celsius and mean maximum is 25 degrees Celsius. Minimum temperature can go up to 1 degree Celsius. Winter season में 1 डिग्री भी हमको देखने को मिलता है पचमढ़ी में, है ना। जो हिली एरिया है वहाँ पे हमको टेम्परेचर 1 डिग्री के आसपास मिलता है। अदरवाइज 10 से 25 के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर जो है वेरिएशन हमको देखने को मिलता है विंटर सीजन में। और समर सीजन में मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो है 22 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 30 to 40 डिग्री हमको मीन टेम्परेचर देखने को मिलता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर कैन गो अप टू 48 डिग्री, स्पेशली इन मई एंड जून विच आर द हॉटेस्ट मंथ। 48 से लेके 48 डिग्री तक भी हमको देखने को मिलता है कई बार। और हमारा तो नहीं, उत्तर वाला जो हिस्सा है, भोपाल का तो नहीं, उत्तर का जो हिस्सा है ग्वालियर के आसपास के एरिया, यहाँ पे हमको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को, टेम्परेचर एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं। द क्लाइमेट इज रिलेटिवली मॉडरेट इन द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ धार, बड़वानी एंड झाबुआ एंड बैतूल छिंदवाड़ा। द एनुअल मीन टेम्परेचर इन दिस एरिया इज बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस। द क्लाइमेट इज रिलेटिवली एक्सट्रीम इन भिंड, ग्वालियर एंड छतरपुर। ये मैंने आपको बोला ना, उत्तर का जो क्षेत्र है भिंड, ग्वालियर एंड, ये देखिए ये वाला भिंड, ग्वालियर, मुरैना, ये यहाँ पे हमको क्लाइमेट के एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं। ठंड में बहुत ठंड और गर्मी में बहुत गर्मी, तो ये वाला क्लाइमेट के एक्सट्रीम कहलाता है। टीकमगढ़ भी इसमें आता है, उसके बाद आपका छतरपुर भी आता है, इसमें बुरहानपुर रीजन भी आता है, खंडवा भी हमको देखने को मिलता है। मीन टेम्परेचर हियर आर अबव 26 डिग्री टेम्परेचर। इन द रेस्ट ऑफ द मीन टेम्परेचर बिटवीन 24 to 25 डिग्री सेल्सियस। सम हाई पीक्स इन द सतपुरा मेकल रेंजेस हैव मच लोअर टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि धूपगढ़ में जो हाईएस्ट पीक है वहाँ पे टेम्परेचर हमको 1 डिग्री तक भी देखने को मिलता है। द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पचमढ़ी इज 25.7 डिग्री। ये हमारा समर का टेम्परेचर होता है, 14 से 25 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, और मिनिमम यहाँ पे 1 डिग्री भी जाता है। रेनफॉल अगर हम देखें मध्य प्रदेश की, तो जैसा भी आप इसमें देख रहे हैं कि रेनफॉल जो है साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट
साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमको टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। साउथ ईस्ट में हमको मैक्सिमम टेम्परेचर रेनफॉल देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एवरेज एनुअल रेनफॉल फॉर द स्टेट इज 1160 millimeter देखने को मिलती है। द रेनफॉल इज द heaviest in the southeastern, it decreased towards the northwest. Balaghat is the south receive the maximum rains. एवरेज रेनफॉल जो है बालाघाट की वो है 1600 मिलीमीटर। द अदर सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर रिसीव बिटवीन 400 मिलीमीटर। ये देखिए आप इस मैप में आपको दिखाई दे रहा है, रिसीव बिटवीन 400 मिलीमीटर टू 1600 मिलीमीटर। डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ दिस रिसीव बिटवीन 1200 to 1400 मिलीमीटर रेन। रेनफॉल ड्रॉप्स टू द 1000 to 1200 मीटर एज वी मोर फर्दर नॉर्थ एंड वेस्ट। उत्तर और पश्चिम में आप देखेंगे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। Western district, including most of those in the Malwa Plateau and Shivpuri is the north, receiving 800 to 1000। ये देखिए यहाँ पे आपको वाटर स्कैरसिटी, इसलिए मैंने आपसे कहा था ना ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में पानी की कमी होने के कारण, वर्षा की कमी होने के कारण यहाँ पानी की कमी हो जाती है। वेस्टर्न टिप ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग सदर्न हाफ ऑफ झाबुआ, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। झाबुआ में आप देखेंगे जब देखो तब वहाँ पे ड्राउट की स्थिति आ जाती है। इट इज़ मच बिलो 800 मिलीमीटर। कई बार 800 मिलीमीटर बारिश भी वहाँ पे नहीं होती। द डिस्ट्रिक्ट लाइंग इन द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग मुरैना, दतिया, ग्वालियर एंड भिंड, हियर इज वेजिटेशन कवर इज ऑल्सो वेरी लो, सो these are faces extreme of the climate के हमको चरम यहाँ देखने को मिलते हैं। ठंड में बहुत ठंड, गर्मी में बहुत गर्मी। मोस्ट ऑफ द मानसून रेनफॉल इन द स्टेट इज रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग जून टू सितंबर। यहाँ से हमको मतलब मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से। दो प्रकार की मानसून होता है ना, एक होता है मानसून, एक मानसून रिट्रीट। हमको मैक्सिमम मानसून जो है वो वर्षा जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से मिलती है ड्यूरिंग जून टू सितंबर। ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल एमपी फेसेस ड्रॉट एंड फ्लड बोथ। एक साथ यहाँ पे हमको फ्लड भी दिखाई देता है और एक ही समय में हमको यहाँ पे सूखा भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है सॉइल। मध्य प्रदेश के सॉइल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सॉइल डिपेंड्स ऑन टेक्सचर। सॉइल क्या चीज होती है? सॉइल जो होता है वो उसका पेरेंट होता है रॉक। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की रॉक्स होती है उस प्रकार की वहाँ पे सॉइल हमको देखने को मिलती हैं। और सॉइल किस पे डिपेंड करता है? उस चीज का, उस जगह का टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है ना। कलर, टेक्सचर तो आप समझते हैं, संरचना किस प्रकार की है, मिट्टी की संरचना किस प्रकार की है। कलर, ब्लैक कलर एंड लाइट कलर। ब्लैक कलर जो है बहुत ज़्यादा हीट अपने में एब्जॉर्व कर लेता है, और जो लाइट कलर होता है जिसमें कैल्शियम अधिक होता है वो लाइट कलर वो हीट कम लेता है। इसलिए आप देखेंगे ब्लैक सॉइल जो होता है उसमें बहुत जल्दी क्रैक पड़ जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं गर्मियों में। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी को कितनी देर तक सोखने की क्षमता रखता है, ये भी डिपेंड करता है सॉइल पे। पोरोसिटी ऑफ सॉइल, पोरोसिटी ऑफ सॉइल का मतलब ये है कि पानी कितनी देर तक ऊपर रहता है। नहीं तो यदि रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल है तो वो पर्कुलेट होकर नीचे चला जाएगा पानी, तो ऐसा पानी तो कोई काम का है नहीं एग्रीकल्चर के हिसाब से। सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स, शैलो एंड मीडियम ब्लैक। देखिए इसमें आपको मैप में दिखाई देगा, शैलो एंड मीडियम ब्लैक फर्स्ट वाला है। दूसरा है डीप मीडियम ब्लैक, थर्ड है एलुवियल सॉइल, और फोर्थ है मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल। अब शैलो एंड ब्लैक सॉइल कहां पर है? These soils have developed from the weathering of the Deccan Trap in parts of बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी। ये जो साउथ के पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला एरिया है ना, बैतूल, छिंदवाड़ा एंड सिवनी। दे आर अल्कलाइन इन रिएक्शन, दीज आर पुअर इन ह्यूमस। ह्यूमस इसमें जीवित तत्व कम पाए जाते हैं। सफिशिएंट इन पोटाश इसमें सफिशिएंट होता है, लाइम होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस इसमें अधिक होता है। मीडियम ब्लैक सॉइल जो है फाउंड इन बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी, ये साउथ का जो क्षेत्र है यहाँ पे हमको ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है डीप ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल डेवलप्ड फ्रॉम बेसाल्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि बेसाल्ट जो निकलता है उसमें से, लावा में से जो बेसाल्ट निकला उससे ये बनी है डीप ब्लैक सॉइल। These are rich in lime and alkaline in reaction. These soils occur in नर्मदा सतपुड़ा एरिया। इसमें खास आता है होशंगाबाद, हरदा, शहडोल, छोड़िए इनका नाम। 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे डीप ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ये वाली सॉइल मध्य प्रदेश के मैक्सिमम हिस्से को घेरे हुए। आप इस कलर से देखिए, ये जो डार्क ग्रेइश कलर है इसमें ये
पाई जाती है। नेक्स्ट है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ से बनती है? एलुवियम से बनती है। एलुवियल सॉइल मतलब जो नदी हर साल अपने साथ बहा कर लाती है, उससे ये सॉइल बनती है, और ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। लेकिन जनरली वेरिएबल इन कलर डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पेरेंट मटेरियल एंड आर कैलकेरियस होती है। देयर टेक्सचर आर वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम वेरी कोर्स टू फाइन। इसका जो टेक्सचर होता है वो कोर्स से लेके फाइन तक होता है। दीज आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। ये प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। दीज सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। ऑर्गेनिक मैटर की तो कमी होगी, क्योंकि हर साल नदी अपने साथ बहा कर लाती है मिट्टी को, और फिर पुरानी मिट्टी जो है उसको वो बहा कर अलग कर देती है, तो इसमें ह्यूमस तत्व जो है वो जम नहीं पाते। एलुवियल सॉइल जो पाई जाती है ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, भिंड, ये वाला जो एरिया है ना, आप येलो कलर से देख रहे हैं ऊपर, ये यहाँ पे ये वाली सॉइल देखने को मिलती है। कौन सी? एलुवियल सॉइल, है ना। फिर आता है मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल। Confined on gently sloping and uplands have developed from granite, gneiss, quartzite, schist। ये कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानों के तोड़ फोड़ से बनी हुई है मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल। दीज आर वेल ड्रेन्ड सिल्टी एसिडिक soil and contain iron। आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। दिस ऑकर इन मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये वाला जो एरिया साउथ का हिस्सा, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, है ना, ये वाला एरिया, मतलब ये जो पिंक कलर से आप देख रहे हैं ना, ये और ये, इस वाले एरिया में हमको ये देखने को मिलती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हमको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सॉइल इरोजन इज बर्निंग प्रॉब्लम इन चंबल रीजन। आप खासतौर से, जैसे मैंने आपसे कहा ना, बीहड़ बन रहे हैं वहां पे, तो ये सबसे ज्यादा वहां देखने को मिल रहा है। अब आप इतना ज्योग्राफी का जो मैंने आपको बताया, आप ये देखिए, वाटर स्कैरसिटी है वहां पे, पानी की कमी, वर्षा वहां कम होती है, पानी की कमी के कारण अब वेजिटेशन कवर कम है, और वेजिटेशन कवर कम होने के कारण जमीन जो है उसको सीधे धूप मिलती है, तो वहां पे हमको बहुत ज़्यादा सूखा क्षेत्र हो जाता है, और ज़मीन जो है वो बीहड़ में बदलती चली जा रही है, तो उसको रोकने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप वहाँ पे कंटूरिंग प्लानिंग कर सकते हैं। कंटूरिंग प्लानिंग करके आप वहाँ एग्रीकल्चर कराया जा सकता है उस जगह पे, और वहाँ के लोगों को अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि वो रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन लगाने की कोशिश करें। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन वहाँ पे चलाना होगा, जिसमें कि जो लाखों एकड़ ज़मीन जो बीहड़ में कन्वर्ट हो रही है वो ना हो। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी। फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, इंडिया का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर हमको देखने को मिलता है। एक बार उसमें भी पूछा गया था कौन बनेगा करोड़पति में, तो उसमें जैसा उन्होंने बताया था कि बैतूल में भी जो नीम पानी एरिया है, वहाँ सबसे डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट की एक खास बात तो ये कि डेंस फॉरेस्ट है, दूसरा है डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश हैज गॉट प्राइड ऑफ रिच एंड डाइवर्स फॉरेस्ट रिसोर्सेज विथ ओवरवेलमिंग बायोडाइवर्सिटी स्प्रेड ओवर ए वैरायटी। बहुत सारी वैरायटी हमको देखने को मिलती है। पचमढ़ी वाला जो एरिया है, उस एरिया में जो लोग वहाँ बिलोंग करते हैं उनको मालूम होगा कि वहाँ हमको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और वहाँ मेडिसिन प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। चित्रकूट में तो मेडिसिन प्लांट का बहुत बड़ा, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, शायद टाटा वालों ने बहुत बड़ा एक लगाया हुआ है, पार्क बनाया हुआ, डेवलप किया हुआ है। द स्टेट हैज 77,441 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया कॉन्स्टिट्यूटिंग 25.11% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। मध्य प्रदेश के टोटल लैंड एरिया का 25.11% जो है वो स्टेट फॉरेस्ट देखने को मिलता है। The percentage of distribution of recorded forest area in southern and eastern part of the state is 30 to 45 डिग्री। मध्य प्रदेश का जो दक्षिण और पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पे 30 से 45% एरिया में हमको फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। और इसका कारण क्या है? अभी आपने जैसे वहाँ के देखा ना कि वहाँ पानी सबसे ज़्यादा, वर्षा बहुत अधिक होती है, तो जहाँ वर्षा अधिक होगी, टेम्परेचर अच्छा होगा, वहाँ फॉरेस्ट कवरेज तो ज़्यादा ही होगा। तो यही कारण है कि ये बालाघाट, छिंदवाड़ा और ये बुरहानपुर का एरिया, ये वाला बड़वानी, बुरहानपुर, बालाघाट, मंडला, उमरिया, वेयर कवरेज इज अबव 50 to 70%, है ना। यहाँ पे कवरेज एरिया 50 to 70%। देखिए अब डार्क कलर से उसको दिखाया गया है ऑफ द टोटल लैंड एरिया।
मालवा प्लेटो के बारे में अब हम बात करते हैं। नर्दर्न रेवाइंस ट्रैक, मालवा नर्दर्न रेवाइंस ट्रैक मतलब जहाँ पे बीहड़ बन रहा है, मुरैना, भिंड, दतिया वाला क्षेत्र, टीकमगढ़, रीवा डिस्ट्रिक्ट हैव अबाउट 15% एरिया अंडर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कवरेज बहुत कम है, 15% है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। However, about 10% coverage can be observed in उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ एंड मंदसौर। हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने तो इनमें से कई डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ वाटर जो है वाटर टेबल जो है इतना नीचे चला गया है कि वहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी बनी ही रहेगी, कॉन्स्टेंटली बनी रहेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस एरिया में हमको वाटर हार्वेस्टिंग कराना ज़रूरी है। मैं इंदौर में मैंने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और उस बिल्डिंग में जब रेन वाटर आता है तो पूरा का पूरा फ्लो होकर बह जाता है। यदि हम इस पानी को वो करके स्टोर करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराते हैं बिल्डिंग्स में, कंपल्सरली हम करा देते हैं, तो इस एरिया में हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। अदरवाइज ये यहाँ पे इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, मंदसौर ये एरिया तो डिक्लेयर कर दिया गया है कि यहाँ वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है। पानी वहाँ पे मार्च के बाद से पानी स्कैर्सिटी हमको देखने को मिलती है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है इस एरिया में। द फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 सब क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट आता है, सेंट्रल इंडिया टाइप कहलाता है ये। ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट हैं वो हाई एलिवेशन में है और यहाँ रेनफॉल जो है 1800 मिलीमीटर तक देखने को मिलती है। तो इसमें आता है हिल्स ऑफ पचमढ़ी एंड अमरकंटक का एरिया। यहाँ पे एवरग्रीन स्पीशीज देखने को मिलती हैं। यहाँ वर्ष भर सदाबहार वन देखने को मिलते हैं जिसमें साल, जामुन, मैंगो है ना, रस, परवी, फ्लोरा। और ये जो एरिया है यहाँ पे 700 से लेके 1000 मीटर तक की हाइट में हमको फॉरेस्ट देखने को मिलता है। दूसरा आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हम किसको कहते हैं? जो अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं पतझड़ वाले वन। पतझड़ वाले वन यहाँ पे मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलते हैं। उसमें भी दो हैं, एक ईस्टर्न साल का क्षेत्र है, दूसरा है वेस्टर्न मिक्स्ड वाला। ईस्टर्न साल इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतना, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, सीधी, पचमढ़ी, वेयर रेनफॉल ऑफ 1000 to 1600। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद आता है वेस्टर्न मिक्स्ड वाला। वेस्टर्न मिक्स्ड में द एरिया रिसीविंग रेनफॉल अराउंड 1250 मिलीमीटर। इसमें टीक इज प्रीडोमिनेंट। टीक जो होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा खास स्पेशीज है। इसमें बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला हाई क्वालिटी टीक फॉरेस्ट है। ये इज फाउंड इन बोरी एरिया। होशंगाबाद के पास एक बोरी एरिया है जहाँ पे कि हमको टीक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और हाई क्वालिटी का टीक है यहाँ पे। अदर स्पेशीज फाउंड आर शीशम, बीजा, साजा, बेल, ये भी हमको यहाँ पे इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है थर्ड टाइप की जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये ड्राई है, वो मॉइस्ट थे, मतलब उसमें पानी हमको अवेलेबल था, यहाँ पे ड्राई हो गया है। ड्राई पतझड़ वाले वन जो होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फाउंड इन एरिया रिसीविंग 750 तो 1 जहाँ पे 750 से 1000 मिलीमीटर रेनफॉल होती है। इन द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ नर्मदा, सोन रिवर, शिवपुर, कलान एंड शिवपुरी आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशीज लाइक, यहाँ पे हर्रा, साजा, बीजा, तेंदू, अंजन, खैर, महुआ, ये इस प्रकार की हमको वनस्पति इस क्षेत्र में देखने को मिलती है क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी आ जाती है। 750 से 1000 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। तो यहाँ पे हमको शुष्क पतझड़ वाले वन देखने को मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। द एरिया रिसीविंग 1000 rainfall in the western part of MP such as खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, धार, झाबुआ, सीहोर, सागर, छतरपुर, रीवा आर कैरेक्टराइज्ड बाय मिक्स्ड स्पेशीज। यहाँ पे हमको मिश्रित वन देखने को मिलते हैं। इन क्षेत्रों में मिश्रित वन देखने को मिलते हैं जैसे साजा, परवी, फ्लोरा, बीजा, खेर, तेंदू। तेंदू बहुत इंपॉर्टेंट है रीवा और सतना के आसपास के क्षेत्र में तेंदू पत्ता, जिससे कि बीड़ी वगैरह बनाई जाती है ना। उसके बाद आता है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट मतलब कटीले। कटीले वहाँ होंगे जहाँ वर्षा कम है। अभी आपने जब पीछे देखा कि जहाँ जहाँ वर्षा कम होती जाती है उस क्षेत्र में कटीली वनस्पति थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं हमको देखने को, जहाँ रेनफॉल जो है वो 600 मिलीमीटर से भी कम हो जाती है। जैसे कि भिंड, मुरैना, दतिया डिस्ट्रिक्ट, ये उत्तर का जो क्षेत्र है जहाँ पर की वर्षा की मात्रा बहुत कम है, वहाँ पे हमको खेर, सलाई, तेंदू ये देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन जो एक और है, बेस्ड ऑन डोमिनेंट ट्री स्पेशीज, स्टेट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू
टीक फॉरेस्ट 17.8% एरिया में टीक फॉरेस्ट है, साल यहाँ पे 16.7% एरिया में है, मिक्स 65.5% एरिया में हमको देखने को मिलते हैं। और डेंस फॉरेस्ट अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तो वो हमको मिलता है जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला। और जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में हमको बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। अब ये जो मैंने आपको लेक्चर दिए हैं इसका सेंसस ऑफ इंडिया से एटलस से मैंने ये लिया हुआ था, और उसके बाद रिसोर्स एटलस जो है MPCSG का बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।